नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में हैं नरेश अग्रवाल जी। यूपी की राजनीति में कुछ नाम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप कई ज़िलों के और कई कई अलग अलग विधानसभाओं के नेताओं की बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यूपी की राजनीति पे कहा जाता है कि ये लोग किंग मेकर हैं। मतलब वो खुद उतना सामने तो नहीं आते, लेकिन जिसके समर्थन में आते हैं कहा जाता है कि उसको चुना जाना तय है। और नरेश अग्रवाल जी के बारे में भी हरदोई में यही कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ नरेश अग्रवाल जी को यूपी का एक अलग तरीके का मौसम विज्ञानी भी माना जाता है। इस तरह की बातें होती हैं आपके बारे में, आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में बातें होती हैं। मतलब बातें तो इतनी भी हैं कि अखिलेश के सामने चुनाव लड़ना है और आप मना कर रहे हैं, आप दूसरी पार्टी में हैं और मुलायम सिंह आपको फ़ोन करके डांटते हैं कि नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। इस तरह की भी बातें होती हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम आपकी बातचीत हम लोग शुरुआत से करेंगे। तो राजनीति में पिताजी थे, वहीं से आना हुआ, वहीं से शुरुआत हुई। कैसे टिकट मिला, क्या हुआ, पहला चुनाव, पहली पकड़ राजनीतिक क्या थी सर? वैसे तो क्योंकि राजनीतिक परिवार में जन्मे तो शुरू से राजनीति में इंटरेस्ट रहा। बाबा भी एमपी थे, एमएलए थे, पिताजी भी एमएलए थे, सब कांग्रेस से थे। तो मैं जब 72 में यूनिवर्सिटी पास करके आया ला, तो मुझसे लोगों ने कहा आप यूथ कांग्रेस में आ जाइए। हाँ, तो मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया हरदोई का, और वहीं से राजनीति की शुरुआत हमारी हुई। यूनिवर्सिटी में कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो भी एक अच्छा तजुर्बा था। मैं समझता हूँ राजनीतिक व्यक्ति अगर जेल जाता है तो अच्छा तजुर्बा होता है उसको। उन दिनों एजुकेशन चलते थे यूनिवर्सिटी में, और करीब करीब सभी यूनिवर्सिटी में 1 महीना तो एजुकेशन चलाया ही जाता था, जिससे हल्ले होता था। उसमें जेल में भी जाने का मौका मिला। फिर मैं संजय जी के नज़दीक हुआ, गांधी। संजय सिंह जी भी हमारे अध्यक्ष थे, वो भी हमको बहुत लाइक करते थे। तो 80 में तय हुआ कि सब यंग लोगों को टिकट दिया जाए। इमरजेंसी के ठीक बाद वाला जो पीरियड था। हाँ, ठीक बात वाला। तो मुझको मेरे पिताजी की जगह पर टिकट दे दिया गया, और मैंने वहीं पर से अपना उत्तर प्रदेश विधानसभा का राजनीतिक सफर शुरू किया। और फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। टिकट कटे, इंडिपेंडेंट जीता, फिर कांग्रेस में चला गया। लेकिन कुछ लोगों ने कांग्रेस में हमको बहुत डैमेज किया। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे उनका नाम लेना उचित नहीं है। वो लगता था जैसे व्यक्तिगत कटुता मानते थे, और निरंतर हमको नीचा दिखाते चले जाते थे। किधर के नेता थे यही तो बता दीजिए। अरे उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, 4 बार मुख्यमंत्री जी भी रहे उत्तर प्रदेश के। एक बार मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का। उनकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। संजय जी के, मतलब आप तो विधायक थे और यंग विधायक थे उस समय, संजय गांधी के करीबी थे, संजय सिंह के करीबी थे आप। लेकिन संजय गांधी की डेथ के बाद जो यंग एमएलए थे वो एक तरीके से लावारिस हो गए थे। उनको संरक्षण कौन दे? क्योंकि एक यूथ वाला उनका बेस था अपना। तो वो एक हम लोग के बीच बहुत बड़ा हर्डल था। मैंने इंदिरा जी से एक दिन कहा भी था, उनका नहीं तो सब बच्चों को टिकट मिलेगा, सब बच्चों को टिकट। लेकिन फिर इंदिरा जी का भी एसिस्टेशन हो गया, तो हम बच्चे और लावारिस हो गए। राजीव भी आए थे।
राजीव जी नए नए आए थे, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था। तो अरुण नेहरू, नारायण दत्त जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिसको चाहा उसको टिकट दिया, जिसको चाहा उसको काट दिया। तो जो जुझारू थे वो तो सरवाइव कर गए, जो जुझारू नहीं थे वो विलुप्त हो गए। लेकिन उससे मुझे फायदा हुआ कि जुझारूपन का मौका मिला और राजनीति में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई अपने आप, सहारे नहीं रह गए किसी के। फिर 89 आया जब एक बार आप इंडिपेंडेंट चुने गए, आपका टिकट काटा गया था। 85 में मेरा टिकट काटा गया, फिर 89 में मेरा टिकट काटा गया। अच्छा। 85 में तो मैं नहीं लड़ा, लेकिन फिर 89 में इंडिपेंडेंट लड़ गया। 89 में इंडिपेंडेंट लड़ गए और जीत भी गए। फिर मैं कांग्रेस में आया। अच्छा, फिर से बुला लिया गया वापस। हाँ, फिर 91 कांग्रेस। बुलाया वापस? किसने वापस बुलाया? राजीव जी। अच्छा, वो राजीव जी ने। हाँ, और चूंकि कांग्रेस परिवार से दूसरी जगह जा भी नहीं सकते थे। राजीव जी मतलब सक्सेस देख के बुला रहे थे कि इधर उधर की बातों में चीज़ें उलझी रह गई थी कि और वो जज नहीं कर पाए थे चीज़ों को, क्या हुआ था? नहीं, व्यक्तिगत संबंध थे। राजीव जी बाई नेम जानते थे। उन्हें लगा होगा कि हमसे गलती हुई। 91 मुझे उन्होंने आगरा से टिकट दे दिया MP लोकसभा का। माहौल बहुत ख़राब था, मैं भाग गया वहाँ से। तो ऐसे जब संबंध राजीव जी से ने, तब तक उनका भी एसोसिएशन हो गया था। फिर जितेंद्र प्रसाद जी ने जरूर हम लोगों को संरक्षण दिया। फिर ये तो 91 तक तो सब सही चल रहा था। 96 का भी चुनाव आप जीते। फिर 96 का चुनाव जीत के आता है 97, यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बनती है। आप कल्याण सिंह की सरकार में ऊर्जा मंत्री बनते हैं और एक ये समय आता है जब ये वो समय था और राम मंदिर आंदोलन के बाद का समय था जब पूरा एक यूपी की पूरी राजनीति एक करवट ले चुकी थी, एक पूरा 180 डिग्री घूम चुकी थी। बीजेपी से कांग्रेस में जाना एक बड़ी घटना, या कांग्रेस से बीजेपी जाना बड़ी घटना मानी जाती थी। ये सब तो बातें हो ही चुकी हैं, लेकिन जब आप कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे थे उस समय, एक जो छोटा सा पीरियड था जिसके लिए आप गए थे सरकार में, उस समय क्या विरोध झेलना पड़ा था अंदर पार्टी के? किसने रोकने की कोशिश की? क्या हुआ, कैसा हुआ? देखिए, MLA हमारे साथ थे सब, लेकिन कहा कि आप विधानमंडल दल के नेता नहीं बनाए जाएंगे। हमने बड़ी मेहनत की, केसरी जी से भी कहा, केसरी जी से भी कहा, जितेंद्र प्रसाद जी से भी कहा कि जब 34 में 23 हमारे साथ हैं तो आप वोट करा दीजिए, जो बन जाए वो चुन जाए। नहीं माने, नहीं केसरी जी और ये बाकी लोग कोई नहीं माने। अच्छा। बल्कि नवल किशोर शर्मा तो हम पे नाराज भी होने, कैसे बना दिया जाएगा। अच्छा। तो हमने संकल्प ले लिया, अब हम पार्टी तोड़ेंगे। संकल्प ले लिया पार्टी तोड़ेंगे। फिर किसको फोन लगाया आपने? नहीं, हमारे संबंध सभी से थे, कल्याण सिंह जी से भी थे। संबंध सभी से थे। अच्छा। भैरव सिंह शेखावत जी मुझे ले गए थे, कल्याण सिंह जी उनके अटल जी के साथ, अटल जी के पास। अटल जी के पास लेकर गए। अच्छा। फिर वहाँ कल्याण सिंह जी बुलाए गए। अच्छा, ये कहाँ मीटिंग? लखनऊ में हुई? दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा। फिर कल्याण सिंह जी हमने बैठ के सारा काम तय कर दिया। अटल जी को आपने तब से बाप जी कहना शुरू किया था कि पहले ही से कहते रहे थे? तभी से मैंने बाप जी कहना। बाप जी कहते थे आप? मतलब कुछ ही नेता उनको बाप जी के नाम से बुलाते थे, इनमें से आप भी थे। प्रमोद महाजन भी शायद बाप जी के नाम से बुलाते थे उनको, तभी से आपने बाप जी कहना शुरू किया। कल्याण सिंह वो मुझको बिल्कुल बेटे की तरह मानते थे। अच्छा। और रंजन, गुल्लू सब बाप जी कहते थे। अच्छा। हम भी बाप जी कहने लगे। अच्छा, ठीक है। आप बाप जी कहते थे और कल्याण सिंह से मुलाकात हो गई थी और आपको कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया जाना ये भी तय हो गया उस मीटिंग में। लेकिन
कहा जाता है अवध के रीजन में कि हाथी को तो एक बार मतलब पागल हाथी को तो एक बार बांध ही लो, लेकिन नरेश अग्रवाल को बांध पाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कई लोगों से मिला, वो कहते हैं कि नरेश अग्रवाल जी को बांध पाना बड़ा मुश्किल है। नरेश अग्रवाल जी को जो बोलना है, कहीं रहेंगे वो बोलेंगे ही बोलेंगे, चुप नहीं होंगे। उनको चुप करवाना बड़ा कठिन काम है। आप सरकार में मंत्री बन गए थे और फिर भी आप मतलब मंचों से ही, भाजपा के मंच से खड़े होके ही सरकार की नीतियों पर और सरकार पर, पार्टी पर आप कमेंट करते रहते थे। मतलब एक कमेंट तो बड़ा फेमस है आपका, जो लोग बताते हैं, जो कहते कि मैं सुबह बीजेपी को पानी डालता हूं और रात को जड़ें रात को प्लांट हिलाकर देख लेता हूं कि जड़ें जमी तो नहीं है। वो तो मैंने मजाक में कह दिया था। मजाक में कहे थे? वो इंदिरा जी हाँ। के बारे में बहुगुणा जी कहते थे। ये बहुगुणा जी का? ये बहुगुणा का कहना था। अच्छा। कि इंदिरा जी दिन में लगाती है, पानी डालती थी, हाँ। और शाम को हिला के देख लेती थी मजबूत तो नहीं हो गया। मैंने उसे कोट किया था, बीजेपी के रेफरेंस में कोट किया था। लेकिन हर एक की एक अदा होना चाहिए राजनीति में। अगर आप खुलेपन में रहेंगे तो आपको लोग बंदपन में नहीं लाएंगे, और आप बंदपन और गुलामी के माहौल में रहना चाहेंगे तो आपको लोग गुलामी के माहौल में लाएंगे। ये तो अपने ऊपर है। मैं जो सही है, जो दिखाई देता है उसको कहता हूँ। आज भी पार्टी के मंच पे जो सही होता है मैं साफ कह देता हूँ। बाकी निर्णय पार्टी ले, हमारा उसमें वो नहीं है कि निर्णय हमारा ही माना जाए। ठीक है, वो बात तो कर लेंगे, लेकिन उस समय था, मतलब मानते हैं इस बात को कि उस समय आप थे, मतलब बयान दे देते थे पार्टी के मंचों से तब भी? हाँ हाँ, खुले हम देते थे, उसको कोई हम दबते नहीं थे कभी। फिर वो पीरियड आया जब राजनाथ सिंह ने कहा कि आप ऊर्जा मंत्री आप नहीं रह सकते नरेश जी। ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। वो भी गजब कहानी है। क्या? राजनाथ सिंह जी शायद पुत्तू अवस्थी को राज्यसभा का टिकट देने का, पुत्तू अवस्थी को। मैंने राजनाथ सिंह जी से पूछा, भाई साहब कुछ ऐसा कहा है आपने? तो कहना नहीं, मैंने नहीं कहा है। तो मैं एनडीए के बैठक में तो अटल जी ने मुझसे पूछ लिया, तो मैंने कहा नहीं, आप कलराज जी को टिकट दीजिए। कलराज मिश्रा जी को। आपने कलराज मिश्रा के लिए कहा? अच्छा। कलराज जी का टिकट हो गया। इस बार शायद वो मुझसे नाराज हो गए थे। अच्छा, मतलब आपने उनके प्रत्याशी का टिकट कटवा दिया? हमने कहा, हमसे कहा नहीं। आपने अपने प्रत्याशी के लिए कहा तो कटा उनके ही प्रत्याशी का? तो ये उन्होंने कहा कब कि हमारा प्रत्याशी है। अच्छा। अगर वो मुझसे कह देते नहीं उन्हीं को दिलाना चाहते, हम विरोध नहीं करते। जब उन्होंने कहा भी नहीं और ये बात क्लियर नहीं, इसलिए आपने अपने नाम करने कर दिया। बयानों से कोई लेना देना नहीं है इसका मतलब, वो माना आपके हिसाब से वो राज्यसभा का टिकट वही मसला हो गया। हाँ, टिकट भाजपा का टिकट था, हमारा कोई टिकट नहीं था। हाँ। लेकिन हम उनको सीजन समझते थे, और एमएलए भी कहते थे कि कलराज जी का हो जाना चाहिए। इस नाते कह दिया था। मैंने राजनाथ सिंह जी से भी कई बार कहा कि भाई साहब उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं थी, इस कारण ये बात हुई थी। अच्छा, इसके बाद आपने बात की उनसे? हाँ, कई बार बात हुई मेरी उनसे। क्या कहा उन्होंने? मैं कुछ ठीक गलत खत्म हुआ। अच्छा, अभी बीजेपी में आने के बाद राजनाथ जी से मुलाकात हुई? हाँ, होती रहती, बराबर होती रहती। वो बात उठती है कि नहीं कभी? ना वो गड़े मुर्दे कब तक उखाड़े जाएंगे। अच्छा, ठीक है। फिर बीजेपी से आप मंत्री पद से आप हटे और उसके बाद सपा में शुरू होती है पारी आपकी। देखिए, हमारा मुलायम सिंह जी से राजनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे थे। आपके व्यक्तिगत संबंधी बहुत अच्छे माने जाते हैं मुलायम सिंह जी। और जब मैं ऊर्जा मंत्री थे, मुलायम सिंह जी कोई काम कहते तो मैं कभी काटता नहीं था। तो जब मेरा को ड्रॉप किया गया, मैं हरिद्वार में था। हरिद्वार में थे जब मंत्रिमंडल से हटाया गया? मैं दिल्ली आया, मैं मुलायम सिंह जी से मिलने गया, तो उनका क्यों परेशान हो, तुम्हारे साथ आ जाओ। सीधे बोल दिया? मैं उनके साथ चला गया। सारे विधायक वो सब भी वो लोग
नहीं, वो तो सब मंत्री बने रहे, उधर रहे वो लोग, हम अकेले। आप अकेले आ गए सपा। फिर सपा से आपका सफर शुरू होता है, जो मतलब कांग्रेस के बाद सबसे लंबा पीरियड आपका गुजरा जैसी किसी पार्टी के साथ। सपा के साथ, सपा में आप जब थे उस समय की एक घटना है जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि बीच में आप कुछ समय के लिए अलग हुए पार्टी से और आपने लोकतांत्रिक कांग्रेस नाम से एक पार्टी बना ली और मुलायम सिंह लड़े थे 2 बार 2 जगह से चुनाव। कन्नौज सीट उनको छोड़नी पड़ी थी, कन्नौज से अखिलेश लड़ने वाले थे और अटल जी ने आपको कहा कि कन्नौज से आप लड़ जाइए और आप पशोपेश में थे कि लड़ें कि ना लड़ें, और फिर आपने कहा कि बाप जी हम नहीं लड़ना चाहते हैं। ये बात मुलायम जी को पता चली, मुलायम जी ने आपको फ़ोन किया और डांटा था कि आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ था ये, मतलब? हाँ, ये सब गलत है, अच्छा, न किसी ने डांटा न कोई, और हमको अब इतने छोटे होने के हमको कोई डांटे। अच्छा, हाँ, इतने छोटे होने के हमको कोई डांटे, लेकिन ये सही था कि हमको कन्नौज सीट मिली थी और अखिलेश कन्नौज सीट पर जब उम्मीदवार हो गए हाँ, तो हमारे लिए टफ सीट हो गई थी। तो मैंने प्रतिमा चतुर्वेदी को रोका, लेकिन उसमें वहाँ की भाजपा रिवोल्ट कर गई थी। अच्छा, कन्नौज में उनका चतुर्वेदी को आप आगे कर रहे थे, हैं, आप प्रतिमा चतुर्वेदी को आगे कर रहे थे। वो लोग कहते थे कि ये मुलायम सिंह से मिल गए हैं और डमी कैंडिडेट लाए हैं, अच्छा, तो प्रतिमा 50,000 वोट पा के हार गई थी। अच्छा, हमें 4 सीटें मिली थी, 2 हम जीत गए थे, 2 हार गए थे। फिर आप बीच में एक पीरियड थोड़ा छोटा सा पीरियड बसपा में भी बीतता है आपका। कहानी है आना जाना रहना क्या हुआ उस जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही थी, बसपा में जाना? क्यों? बस मैंने कहना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही थी। क्यों गलती क्यों मानते हैं उसको? वहाँ जहाँ बोलने की आज़ादी ना हो, जहाँ किसी को कोई बात कहने को मिले। यद्यप ये ठीक है, बहन जी का एहसान है कि उन्होंने मुझे राज्यसभा भेज दिया, बहन जी का एहसान है, मैं उसको मानता हूँ। पहली बार राज्यसभा आपको उन्होंने ही भेजा था? उन्होंने भेजा था, जिनेश्वर बीसीसी की सीट खाली हुई थी। 7 भेजा था सर, 7 में या 9 में? हमको 10 में। 10 में भेजा था, 12 में आपका कार्यकाल पूरा हुआ था। ये उनका एहसान हम पर है। लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी गलती थी आप? ना, बसपा में जाना मेरी गलती थी। लोग बोलने की आज़ादी नहीं वहाँ पे? करीब करीब। अभी जो बसपा कितने नेता छोड़ के जा रहे हैं वो भी यही आरोप लगाते हैं मायावती पे कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। वो लोग तो फाउंडर मेंबर थे, उनको ज़्यादा पता होगा। हम तो टाइम बीइंग मेंबर थे, तो हम इतने नहीं। फिर 12 में फिर से आप आ गए? 12 में सपा में आ गए। क्या मतलब उसी घुटन की वजह से वापस आया कि कोई और कारण था वापस सपा? सब चले गए थे, फिर नेताजी से मिले, नेता ने नहीं तुम वापस आ जाओ, हम राज्यसभा चले गए। फिर से राज्यसभा चले गए आप। फिर राज्यसभा से आपका एक मशहूर दोहा आपने जो पढ़ा, जो मेरा दोहा देखिए, उसको मीडिया ने शुरू को नहीं लिया, बाद में नहीं लिया। मैंने कहा था कि मैं गया जहाँ पर राम मंदिर वाले जो लोग आंदोलन चला रहे थे वो बंद थे। कहाँ की घटना है ये काकोरी। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने ये लिख रखा था, जेल में? जो काकोरी के स्कूल भी बंद थे, स्कूल में जहाँ पे, हाँ, अस्थाई जेल जो। तो मैंने कहा कि ये राम भक्त की सोच थी उस समय। क्या था वो दोहा? अब उसको नहीं दोहराना। वो दोहा मतलब नहीं बता सकते हैं या नहीं बताना चाहते हैं नरेश जी? मैंने वो जो मुझे भी थी, अब उसको बताना उचित नहीं। काफी लेकिन बवाल मचा था उसके बाद। चलता है, कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के कुछ न कुछ वाक्य पे बहुत सा युद्ध होता है। अच्छा, आपके पास लेकिन एक बार कहते, मेरा मानना है जो चर्चा में रहेगा, पर्चा में रहेगा, खर्चा में रहेगा, राजनीतिक रूप से उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता।
राजनीतिक रूप से उसका मतलब अस्तित्व कहीं जाने वाला नहीं है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जिस पार्टी में रहते हैं वो पार्टी आपसे बहुत डरती है। जिस पार्टी में आप रहते हैं हम उस पार्टी को बढ़ाने में मदद करते हैं, हमको घटाने काम नहीं करते। नेताजी मुझको कन्नौज से भेजते थे और यहाँ इटावा, एटा, ये सारे इलाके मुझको मैनपुरी कि तुम जाओगे उससे वोट प्लस होगा हमारा, क्योंकि उधर वैश्य कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं हम प्लस करके आते तो माइनस कुछ नहीं कर जाते। और इतना तो गुण है ही हम में। अब हरदोई का राजा सब हमें कहते ही हैं तो। अच्छा, आपने वैश्य कम्युनिटी की बात की और नेताजी ने जिस तरह से आपको वैश्यों को जोड़ने के लिए कहा और बीजेपी भी आपको टास्क लगभग सेम दिया है। बीजेपी ने आप वैश्य आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन आपका भी एक वैसा ही एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं कि बीजेपी में एक वैश्य नेता बताइए। अब मान लीजिए आप हैं तो अब वो दूसरी बात हो गई, लेकिन उस समय आप सपा में थे, आप एक फंक्शन में कह रहे थे कि बीजेपी में कोई एक वैश्य नेता हो तो बताइए। तो भीड़ में से किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी। आपने कहा अरे तुम लोग जानते नहीं हो, नरेंद्र मोदी वैश्य नहीं है, वो तेली समुदाय से आते हैं। अरे वो वीडियो है सर, मैंने देखा है। अरे वो गलत है। गलत है? हाँ गलत है। हम थे एक मीटिंग में तो हमने कहा कि भाई तुम ही लोग मोदी जी को तेली कहते हो, हम तो उन्हें वैश्य मानते हैं। और राठौर को आप निकाल लीजिए, मुझे खूब ढंग से याद है। वीडियो दिखा रहा हूँ, निकाल दो। निकालो, देख लेंगे बातचीत के बीच। वो अपने समाज के हैं। हाँ समाज के, तो उनसे कह दो कि समाज के पक्ष में कानून बना दे। मोदी नहीं है, अमित शाह है, ये जान लेना। मोदी ठाकुर नहीं है ना ब्राह्मण। मोदी तेली है, तुम्हारे समाज के नहीं। उसमें अच्छा ठीक है, आप वैश्य मानते हैं नरेंद्र मोदी को? अच्छा, पूरी तरीके से मानता हूँ। पूरी तरीके से मानते हैं। ओके, उनको अमित शाह जी को दोनों, उनको अमित शाह जी को दोनों जी को, हाँ पीयूष गोयल पीयूष गोयल जी को भी मानते हैं। अच्छा ठीक है। ये तो सपा के जो समय, सपा का जो समयांतराल था उसमें मतलब बयानों की तो मतलब एक फहरिस्त लगाई जा सकती है आपके। जैसे सपा में आपका जो एक ट्रिगर पॉइंट आता है जिस समय जया बच्चन को राज्यसभा भेजने की बात होती है, सुब्रत राय उनके साथ खड़े थे। कहा जाता है सुब्रत राय के बारे में जिनको कि सपा सरकार के और अखिलेश परिवार के बहुत करीबी थे, और नरेश अग्रवाल का साथ नहीं मिला जया बच्चन को राज्यसभा भेजने के मामले में। फिर आपका बीजेपी के मन से एक बयान भी आया जो बड़ा वायरल और इससे बहुत विवाद भी हुआ, जिसमें फिल्मों में काम करने वाली और ऐसे ऐसी बातें करने वाले को आपने राज्यसभा भेज दिया। क्या आपका टिकट काटा गया, यही कारण था? नहीं, निश्चित मेरा कहना था कि मुझसे सीनियर को टिकट देते हैं, किसी पॉलिटिकल आदमी को देते हैं, तो मुझे समझ में आता कि मुझे से सीनियर कोई पॉलिटिकल आदमी गया है। लेकिन इसका कारण कि वो फिल्मी दुनिया में है और कभी ग्लैमर रहा होगा, पत्नी बच्चों की पसंद पे दे दिया जाए, बच्चों की पसंद पे दिया गया, तो मैं उसका विरोधी था। यानी वो पत्नी बच्चों की पसंद पे दिया गया? वो जो कहना होता है एक बार कह देता हूँ। अच्छा चलिए, तो आपको जो मैंने बात कही शुरुआत में कि यूपी का मौसम विज्ञानी कहा जाता है आपको, मतलब आपका एक पीरियड है सर वो बड़ा रोचक है। पूरा राजनीतिक सफ़र जो है, आप कांग्रेस से शुरुआत करते हैं, बीच में इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर सपा, फिर थोड़ा सा समय बसपा, फिर सपा और अब भाजपा में। ये क्विक जो है वो बड़ा रोचक है। और कहा यह जाता है कि नरेश अग्रवाल जी ने अगर पार्टी बदल ली तो समझ लो अगले चुनाव में वो पार्टी हार जाएगी। आगामी चुनाव में वो पार्टी हारने वाली है। जिस पार्टी को छोड़ कर गए हैं वो उस पार्टी का हारना तय है। 17 में आप 17 तक आप मान लीजिए विधानसभा में, राज्यसभा में ही थे, उसके बाद आपने पार्टी चेंज की। उसके हर बार यही ट्रेंड देखा गया कि आप अगर पार्टी बदलते हैं अगली बार वो पार्टी हार जाती है। क्या मतलब रामविलास जी के बारे में कहा जाता था कि वो पार्टी में उस पार्टी में रहते हैं जो पार्टी सत्ता में होती है, उनको अपना गेम सेट कर लेना है। आप क्या
पहले ही से चूहों को भागता हुआ देख लेते हैं क्या जहाज छोड़कर? देखिए, जो जनता से जुड़ा रहता है उसको सब नर्व पता होती है। जो जनता से नहीं जुड़े रहते हैं उनको जनता की सही असलियत नहीं पता लगती। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि सपा बड़ा तेज लड़ेगी, चुनाव भाजपा जीतेगी। अरे सर, आप तो भाजपा में, तो आप तो ये थोड़े कहेंगे सपा चुनाव जीतेगी, आप तो कहेंगे ही भाजपा जीतेगी। सपा में तो अखिलेश के यहाँ जो लोग जा रहे हैं वो उन्हीं को नहीं समेट पाई है। ये तो समेट नहीं पाई है। तो नेताजी कर लेते थे, खुद ही नहीं समेट पाई। तो अखिलेश में और नेताजी में अंतर है, आप बहुत ज्यादा अंतर है। क्या अंतर देखते हैं आप? नेताजी एक एक्सपीरियंस आदमी थे और राजनीति में मैंने इतना महान व्यक्ति नहीं देखा जो अपने मुंह पे अपना विरोध सुन लेता था। आजकल नेता लोग अपने मुंह पे अपनी आलोचना सुनना पड़ता है। मुलायम जी सुन लेते थे, कस के सुनते थे। ये काम प्रधानमंत्री जी भी कर लेते। नरेंद्र मोदी मुंह पे आलोचना सुनेंगे, सुन लेते हैं, उसके बाद रिपरकशन कोई उसका की प्रतिक्रिया? कभी रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखा। और अखिलेश सुने कभी? 12-17 तक तो आप सपा में थे। अब हम बहुत सीनियर थे तो हमारे ऊपर रिपरकशन अखिलेश का क्या होता, लेकिन अखिलेश चाटकारों से घृणा ज़्यादा पसंद करते हैं। घृणा ज़्यादा पसंद करते हैं? घृणा ज़्यादा पसंद करते हैं। घृणा, वो अपनी तारीफ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, आलोचना सुनना नहीं पसंद करते। चलिए, सपा वाला पीरियड हो गया, अब बीजेपी में आप दोबारा कैसे और क्यों आए, ये सवाल बहुत उठता है। बीजेपी में 17 वाला जो पीरियड बीतता है उसके बाद आपकी बयानबाजियां तो हैं ही जो भी हैं, लेकिन आप फिर बीजेपी में आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल जो वाला जो पीरियड है, इस बार बीजेपी में आना कैसे होता है? अब सब रहस्य न, सारे रहस्य में कुछ तो रहस्य रहने दीजिए। सर, मैंने पहले ही कहा था मैं इस इंटरव्यू को ऐसे करना चाहता हूं कि आपकी पॉलिटिकल प्रोफाइल लिखी जा सके इसके आधार पे। मैंने कहा कोई ना कोई तो कला होगी हम में, कोई ना कोई तो चीज पॉजिटिव हमारे में होगी जो सब जानने के बाद भी राजनीतिक दल हमको लेना चाहते हैं। राजनीतिक दल हमको लेना चाहते हैं तो वो तो बनी रहने दीजिए, उसको क्यों ओपन करा दे रहे हैं? लेकिन यहाँ पे ये बड़ी मज़ेदार बात आपने कही है। मैं किसी भी जो शिफ्ट करने वाले नेताओं से पूछता हूँ कि आपने क्यों शिफ्ट किया, तो ये मतलब ये आप भी जानते होंगे, वो कह देते हैं कि अरे पार्टी सब अपने मूल्यों के साथ समझौता कर रही थी, मैं नहीं रह सकता था उस पार्टी में, मैं चला गया, मैं इस पार्टी में चला गया, नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं या अमित शाह अच्छे लगते हैं, ऐसे चला गया। आप मेरी जानकारी में कुछ इक्के दुक्के नेताओं में से हैं जो ये कहने का मादा रखते हैं कि ये मत पूछिए कि बीजेपी में मैं क्यों गया, किसके कारण गया, ये कुछ तो राज बने रहने दीजिए। अच्छा, एक इसमें मज़ेदार कहानी जो हरदोई में चलती है वो आपके घर से जुड़ी हुई है। आपके भाई हैं मुकेश अग्रवाल और वो जिला पंचायत सदस्य थे। कहा तो जाता है कि वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते थे जबकि अध्यक्ष आपके ममेरे भाई की पत्नी थी। 2 टर्म खुद हो रहे, एक टर्म उनकी वाइफ रही, एक टर्म हमारी उनकी ममेरी भाभी रही आप, और 2 टर्म खुद रहे। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आती है राज्य में 2017 में, तो जिला पंचायत सदस्यों की, अध्यक्षों की जांच शुरू होती है किसी की शिकायत वगैरह पे जांच शुरू होती है। फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी 52 ब्लॉक से जीत दर्ज करते हैं समीर सिंह। और यहाँ पे लगता है ये मतलब जो बातें हैं, जो आरोप हैं कि नरेश अग्रवाल की सत्ता हिल रही है हरदोई जिले में। हरदोई के राजा का ग्राफ थोड़ा गिरता हुआ देखा गया। उसके बाद नरेश अग्रवाल जी ने मतलब इसमें तो कई बार नाम आता है, सीईओ एक हैं, सीईओ सिटी थे उस समय, उस नाम संजय सागर था, कि वो तो पहले की बात है।
और पुलिस ने भी इस समय भी आपको परेशान किया 17 के बाद। उसके बाद आपने समझा कि यार राजनीतिक साख बचाने के लिए पार्टी को बदल लेना चाहिए, क्योंकि अभी हवा जिधर बह रही है उधर ही रहा जाए। ये सब गलत है। और मैं हरदम कहता हूँ, मुझको अगर राजनीति से मिटाना है तो मुझे खींचनी पड़ेगी, खाली लकीर मिटाने से हमको नहीं कोई मिटा सकता। चलिए, आप आम जनता के बीच हरदोई जाइएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, तीसरी बार हरदोई जाऊंगा सर आज। मैं 2 बार ऑलरेडी और किसी भी चाय वाले से, कुमचे वाले से, मैं आया था, आपने समय नहीं दिया था तब मिलने। रिक्शे वाले से, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा कि हरदोई में नेता कौन है, और मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं। आपका नाम है हरदोई में, ऐसे मैं थोड़े नकार रहा हूँ, लेकिन आपने अपना नाम बनाए रखने के लिए ये किया, ये कहते हैं लोग। बीजेपी में आए आप। इससे बहुत से लोग दल छोड़ के आए, नाम पता नहीं चला कहाँ गया उनका नाम। अगर मेरे से इतना था कि मेरे मुंह से जो निकल गया था पंक्तियाँ, उस पर बहुत बवाल हुआ था, तो उसके बाद अगर बीजेपी ने हमको लिया तो कोई ना कोई तो गुण होंगे हमें। आपके सर राजनीतिक गुरु कौन, किसको मानते हैं आप? तो ये हम आज तक ढूंढ ही नहीं पाए, हम आज तक ढूंढ ही नहीं पाए। क्योंकि कसम खाई थी आपने ना सर, आपने राजनीतिक गुरु के सामने कहा जाता है कि मैं अब बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, जब राजनाथ जी ने आपको हटाया था। अरे सर सही बताइए ना। कोई गुरु नहीं, मैंने कोई बनना चाहता था। मैंने नेताजी से कहा नेताजी करने, तो मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। अच्छा, आपने कहा था गुरु बनाएंगे तो आपने कहा छोटे भाई हो। आप हमारे गुरु कहने, तुम्हारे छोटे भाई हो। अच्छा, तो आपने कसम खाई थी कि नहीं कि बीजेपी में दोबारा जाएंगे नहीं? ऐसा कोई कसम मैं कभी ऐसी कसम नहीं खाती, और तब भी मैं बीजेपी में कहा था, मैं तो लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाया था। आपसे बाहर आके वहां से आपने कसम खाई थी, कहा जाता है कि हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। नहीं, फिर आप आ गए हैं, जब मौजूदा समय बीजेपी में है, तब ये बात उठती है कि नरेश अग्रवाल जी अपनी कसम क्या भूल गए हैं या जानबूझ के तोड़ रहे हैं? कौन उठाता है बात? आपके प्रतिद्वंदी और जो लोग आपको चाहते हैं कि वापस आप पार्टी में आ जाएं। तो जिसे कहना हमसे कहे है, कहीं इधर उधर कहते तो मुझे पता नहीं। अच्छा ठीक है, अभी अखिलेश जी से बात होती है कि नहीं? सितंबर 2021 में अखिलेश यादव ने भी मतलब एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि चाहें तो अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है, कह दें कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया है, बीजेपी ने उनका अपमान किया है, तो अभी भी सपा में उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं हम, नरेश अग्रवाल जी का। ये उनका बड़प्पन है, लेकिन रोज रोज जब हम दल बदलना उचित नहीं समझते हैं, इस मारे अब हम कहीं जाना नहीं पसंद। अब कहीं जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं वैसे भी 75 साल का एज बार है और 71 भी शुरू हो गई है, तो मैं काहे के लिए जाऊँ? और राष्ट्रीय दल से राजनीति शुरू करी थी, अगर राष्ट्रीय दल से ख़त्म करूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय दल से शुरू की थी और मतलब पॉलिटिकल सफर खत्म करने के मूड में है अपना आप? खत्म होगा तो राष्ट्रीय दल से खत्म होगा, राष्ट्रीय दल से ही खत्म होगा, मतलब अब नहीं छोड़ना है। न कुछ। अब कहा यह जाता है कि जब से नरेश अग्रवाल बीजेपी में आ गए हैं, तब से उनके जो वो तेवर थे, जिसकी वजह से नरेश अग्रवाल जाने जाते थे पूरे यूपी में, और अवध की जो 8-10 सीटों पे नरेश अग्रवाल का दखल रहता था, वो तेवर कुछ बदलाव में है। वो कोई देखने वाला हो तेवर बताओ कि कौन है इसमें जो हमारे तेवर देखना है? कोई देखने वाला ही नहीं है। कोई देखना, दिखाएं किसको? उनका दिखाने का मादा रखते हैं अभी भी। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने वैश्व व्यापारी सम्मेलन किया, तो हमने सब बात खुल के रखी, कोई चीज़ उसमें चुप रह के या हिचक के नहीं की। तेवर मतलब आप तो किसी भी मंच से कहा जाता है कि आप जिस पार्टी में रहें, बीजेपी को अभी भी आप आपकी जीएसटी और फॉरेन पॉलिसीज़ को आप अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। अब लोग कहते हैं कि शायद अब देखते होंगे नरेश अग्रवाल भाजपा सरकार, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी और जीएसटी इन फैसलों को। पूरी कोई चीज़ को हम नहीं गलत मानते हैं। इसमें जैसे चाइना वालों को इंडिया में लाना, हम उसके पक्षधर नहीं थे। चाइना वालों को इंडिया में लाना मतलब? चाइना के प्रेसिडेंट को इंडिया लोग लाना। शी जिनपिंग जो आए थे। मेरा मानना है चाइना कभी हिंदुस्तान का सगा नहीं हो सकता।
वहाँ पे खबरें आती हैं कि चाइना ने घर वर बना लिया है घुस घुस के। पूरा गांव बसा लिया और उन्होंने तो अपनी सीमा चेंज कर ली है। गाँव बसा लिया मतलब अभी तक सरकार नहीं मानी लेकिन नरेश अग्रवाल मानते हैं। मतलब जो दिखाया गया, जो आप लोगों ने दिखाया, मतलब अभी भी ये सवाल है कि आप फॉरेन पॉलिसी और जीएसटी जैसे फैसलों को क्या समझते हैं। ये एक सवाल बचा हुआ है मतलब। ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि इतना बड़ा जीएसटी है, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी है, ये पूरी को हम कैसे कोई चीज़ को नकार कर सकते हैं। और फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री जी का अधिकार है, उसमें हमारा इंटरफेरेंस का कोई रोल भी नहीं है। अच्छा, एक दो सवाल और फिर। नितिन अग्रवाल भी आपके बेटे विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाते समय नितिन अग्रवाल बीजेपी के करीबी थे, लेकिन उनको कहा जाता है बीजेपी ने ये कह के लाया कि सपा में है, ये कह के लाएगा कि ये सपा के हैं इसलिए हम विधानसभा उपाध्यक्ष बना रहे हैं। ये बात कितनी सही है? और अगर ये सही है तो नितिन अग्रवाल की पॉलिटिकल जो लाइन है उस पर सवाल उठता है, नितिन अग्रवाल कहाँ पे हैं तब? विधानसभा अध्यक्ष जी ने अंतिम निर्णय जो दिया है उसमें नितिन को सपा में माना है, उनकी अपील पर, उनकी पिटीशन पर, तो फिर तो सपा में माने जाएंगे, इसमें क्या बात है। सपा में हैं भी वो, आप मानते हैं? नहीं, अब उपाध्यक्ष होने के बाद क्या निर्णय उन्होंने लिया मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो किसी दल में रहें या न रहें, ये उनका अधिकार क्षेत्र होता है। वो किसी दल से बाध्य नहीं होते हैं। वो उसमें उन्होंने क्या निर्णय लिया मैंने पूछा। आप ऐसी पार्टी में हैं जहाँ पे परिवारवाद और राजनीतिक परिवारवाद की बहस बहुत लंबी है, और बहस बहुत लंबी है कि वो गांधी परिवार और नेहरू परिवार तमाम बीजेपी निशाना साधती रही है मौके मौके पर। आपके परिवार में ही आपके भाई, आपके बेटे, आपकी भाभी सब के सब राजनीति में रहे हैं, और वो गाहे बगाहे वही राजनीति का रहा रुख जिसमें नरेश अग्रवाल रहे। नरेश अग्रवाल मुखिया की तरह आगे चलते रहे, लालटेन लेकर, पीछे लोग थे परिवार के। क्या एक चीज से पूछना चाहते हैं, देश में जब इस देश में सभी जातियां अपने परिवार के काम में जुटती हैं, बाप का सक्सेसर वही होता है, इंडस्ट्रिस्ट का बेटा इंडस्ट्रिस्ट, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पत्रकारों का भी बेटा पत्रकार। तो नेता का बेटा अगर राजनीति में आ जाए तो परिवारवाद कहाँ से हुआ? बीजेपी के आरोप, मतलब बीजेपी की ये जो पूरी परिवारवाद की राजनीति है, क्या वो गलत है? उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनकी बेटी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, उनका बेटा है, कौशल किशोर जी हैं, उनकी पत्नी का निधन हो गया, उनके बेटे हैं ये जी हैं, उनका बेटा पोता दोनों है। वो गोंडा वाले अपने एमपी बिरभूषण जी, उनका बेटा है। तो है तो उसमें क्या है। राजस्थान में वसुंधरा जी थी, उनका बेटा, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह थे, उनका बेटा। तो ये कहाँ? चलिए, तो ये नरेश अग्रवाल जी से हमारी बातचीत थी। कोई और बात कहना चाहें तो वरना खत्म। मैं बस इतना कहूँगा कि राजनीति में कहीं न कहीं शुरू में कार्यकर्ता का ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए, जहाँ उसको राजनीति की ABCD का ज्ञान होना चाहिए। बीएसपी पैसे के आधार पर जिस तरह नॉन पॉलिटिकल लोगों को ले आई, पैसे के आधार पे, उसने डेमोक्रेसी को बहुत खराब किया और डेमोक्रेसी कमर्शलाइज कर दी। तो मैं भाजपा वालों से कहूँगा, जैसे भाजपा में कैंप लगते हैं, नीचे से ट्रेनिंग मिलती है, कांग्रेस को चाहिए कैंप लगाए नीचे से।
जिनको उन्हें राजनीति में लाना है उनको पॉलिटिकल ट्रेंड करके लाना चाहिए। सपा में इस तरह की ट्रेनिंग होती थी? सपा में तो हमने ट्रेंड हुई, होती थी। हाँ, कैंप लगते थे। सपा और भाजपा में इस तरह की ट्रेनिंग होती है, बाकी पार्टियों में उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये बातचीत आप ललन टॉप पे देख रहे थे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया।